बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी बार टीचर और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा यूट्यूब चैनल बायो विद सुमा। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के चैप्टर से, जिसमें हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। तो बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया एक ग्रीक वर्ड है जिसमें माइटो का मतलब है थ्रेड एंड कॉन्ड्रिया का मतलब है ग्रेन्यूल्स, यानी थ्रेड लाइक ग्रेन्यूल्स। माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले 1850 में मसल सेल्स में देखा गया। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो इसके डिफरेंट शेप्स हमें देखने को मिलते हैं। ये या तो ओवल शेप होता है, या फिलामेंटस होता है, या हमें वेसिकल की फॉर्म में नजर आता है। तो बच्चों, एक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया डिफर करते हैं, यानी इनका जो नंबर है वो वेरी करता है एक सेल के अंदर, और ये डिपेंड करता है कि ये सेल कौन सा है। अगर सपोज ये सेल जो है लीवर सेल है, तो यहाँ पे लीवर जो है वो ज्यादा फंक्शन करता है, उनको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। तो लीवर सेल में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया हमें देखने को मिलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर। यूकैरियोटिक सेल के अंदर, किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता। यूकैरियोटिक सेल में जितनी भी एनिमल्स हैं, जितनी भी प्लांट्स हैं, जितनी भी फंजाई है और जितनी भी प्रोटिस्ट हैं, इन सब के सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ एनर्जी ऑफ द सेल भी बोलते हैं। यानी यहाँ पे एनर्जी जो है जनरेट हो रही होती है, और ये कौन सी एनर्जी होती है? कोई इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, कोई विंड एनर्जी है, या कौन सी एनर्जी है? यहाँ पे जो एनर्जी जनरेट हो रही होती है वो एटीपी की फॉर्म में होती है। एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसे हम करेंसी ऑफ द सेल भी बोलते हैं। तो बच्चों, अगर माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है तो क्या माइटोकॉन्ड्रिया एक मैच्योर आरबीसी सेल के अंदर पाया जाता है कि नहीं? ये आप लोगों ने कमेंट करना है अभी मुझे। माइटोकॉन्ड्रिया और एक और ऑर्गेनेली है जो कि हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, जिसे क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ये किसी जमाने में प्रोकैरियोटिक सेल हुआ करते थे, लेकिन मौजूदा दौर में ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज का काम करते हैं, यानी ऑर्गेनेलीज कहलाते हैं। प्रीवियस लेक्चर में बच्चों हमने पढ़ा है प्लास्टिड्स और क्लोरोप्लास्ट। इसके अलावा हमने एक थ्योरी पढ़ी है एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी। जो बच्चे नए हैं वो प्रीवियस लेक्चर लगा ले, ताकि उनका कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट कहाँ से आए और इनका जो स्ट्रक्चर है वो प्रोकैरियोटिक सेल के साथ क्यों मिलता है। तो वो जो प्रीवियस लेक्चर है वो लगा दे। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, यानी यूकैरियोटिक सेल में एक न्यूक्लियस, एक माइटोकॉन्ड्रिया और एक क्लोरोप्लास्ट ऐसे ऑर्गेनेली है जो कि डबल मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं। अब यहाँ पे अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर है वो ड्रा करें तो ये किस तरह नजर आते हैं। तो बच्चों, जब हम माइटोकॉन्ड्रिया को ड्रा करते हैं तो आमतौर पे हम सॉसेज शेप माइटोकॉन्ड्रिया को ड्रा करते हैं। ये मैंने लिया एक प्लांट सेल। प्लांट सेल के बाहर होता है सेल वॉल। अब इस प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल भी है, न्यूक्लियस भी है, क्लोरोप्लास्ट भी है, यानी जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं वो सारी की सारी इसमें प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पे मैं ड्रा करूंगी माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि हमारा जो मेन लेक्चर है वो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है। ये है आउटर मेम्ब्रेन, और इसका जो इनर मेम्ब्रेन है कुछ ऐसे फोल्डेड होता है, ताकि ये कम स्पेस में ज्यादा मेम्ब्रेन जो है समा सके। यानी ये है इनर मेम्ब्रेन।
इस आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान में कुछ स्पेस होता है, इसको हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये परमिएबल होता है, यानी ज्यादा चीजों को अलो करता है, जबकि जो इनर मेम्ब्रेन है जो कि फोल्डेड होता है ये सेमी परमिएबल होता है। सेमी परमिएबल यानी कुछ चीजों को तो अलाउ करता है और कुछ चीजों को ये अलाउ नहीं करता। इनर मेम्ब्रेन ने एक स्ट्रक्चर बनाया होता है अंदर की तरफ, इस एरिया को हम मैट्रिक्स बोलते हैं, मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम राइबोसोम बोलते हैं। ये है राइबोसोम, और ये राइबोसोम कितने एस होते हैं? 70 एस। 70 एस क्यों? क्योंकि ये किसी जमाने में प्रोकैरियोटिक सेल हुआ करता था। इस वजह से इस जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी बॉडी में 70 एस राइबोसोम पाए जाते हैं, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की का कैरेक्टर है। राइबोसोम के अलावा यहाँ पे सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी होता है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी होता है। डीएनए मौजूद है तो यहाँ पे आरएनए भी बनता है, ये है आरएनए। डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और इस ट्रांसक्रिप्शन के बाद प्रोटीन्स बनते हैं, यानी राइबोसोम उनके साथ अटैच हो जाते हैं और प्रोटीन्स बनाते हैं। इनको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स भी बनते हैं, और इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को हम सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली भी बोलते हैं, सेमी ऑटोनॉमस, क्योंकि ये कुछ फंक्शंस जो है खुद से कर सकता है और कुछ फंक्शंस के लिए ये सेल पे डिपेंड होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे सेमी ऑटोनॉमस वर्ड यूज करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे एटीपी कैसे बनता है, हम पढ़ते हैं सेलुलर रिस्पिरेशन, सेलुलर रिस्पिरेशन। सेलुलर रिस्पिरेशन ब्रीदिंग से अलग जो है कंसेप्ट है। ब्रीदिंग क्या है? जब सांस हम इनहेल करते हैं और फिर हम इसको एक्सहेल करते हैं, तो ये है ब्रीदिंग। जबकि सेलुलर रिस्पिरेशन क्या है? सेलुलर रिस्पिरेशन ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना और ग्लूकोज से एटीपी का बनना किसी सेल के अंदर, ये है सेलुलर रिस्पिरेशन। सेलुलर रिस्पिरेशन दो टाइप्स के हैं, एक है एरोबिक रिस्पिरेशन और सेकंड वन इज एनएरोबिक रिस्पिरेशन। एरोबिक का क्या मतलब है? एरोबिक रिस्पिरेशन आमतौर पे पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर, यानी जहां पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है तो वहां पे एरोबिक रिस्पिरेशन होता है। एरोबिक रिस्पिरेशन में कोई सबस्ट्रेट, यानी हम तो स्कूल के टाइम से ही ग्लूकोज को पढ़ते आए हैं कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है रिस्पिरेशन में। ग्लूकोज के अलावा अगर कोई बंदा है उसने कई दिनों तक कुछ नहीं खाया तो उनकी बॉडी में जो है ग्लूकोज खत्म हो गया है, तो अब बॉडी को तो एनर्जी चाहिए होती है, तो ये एनर्जी कहाँ से बनेगी? ये एनर्जी उनके बॉडी में जो फैट हैं उनको यूज करेगी और वहां से एनर्जी बनाएगी। अगर फैट्स भी खत्म हो गया तो फिर कहाँ से एनर्जी बनेगी? उनके बॉडी में जो प्रोटीन्स हैं वहां से एनर्जी बनेगी, और जब प्रोटीन्स ही खत्म हो जाए तो वो बंदा ही खत्म हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे कोई सा भी सबस्ट्रेट, यानी ग्लूकोज भी हो सकता है, फैट्स भी हो सकते हैं और प्रोटीन्स भी हो सकते हैं। इनकी ब्रेकडाउन होती है ऑक्सीजन के साथ, इनकी ब्रेकडाउन होती है ऑक्सीजन के साथ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर।
तो हम इस रेस्पिरेशन को, इस सेलुलर रेस्पिरेशन को एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। जबकि यही सबस्ट्रेट यानी ग्लूकोज, फेट्स या प्रोटीन्स जो है, इनकी ब्रेकडाउन होती है किसी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, किसी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, या कभी कभार कुछ यूकैरियोटिक सेल भी जो है एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। तो यहाँ पे अगर ग्लूकोज या किसी फेट्स या किसी प्रोटीन की ब्रेकडाउन होती है बगैर ऑक्सीजन के और यहाँ से एटीपी बनाता है, तो इनको हम बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन आमतौर पे जो मोनेरास हैं, बैक्टीरियास है, उनके सेल में होता है, और कुछ और सेल्स हैं जो कि जब हम दौड़ते हैं या जो हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल्स को ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंचता, तो वो क्या यूज करता है, वहां पे एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है। और इस एनएरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से लैक्टिक एसिड बनता है, जो कि हमारे मसल्स में क्रैम्प्स बनते हैं और दर्द होता है। तो बच्चों, अगर हम एक प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल ग्लूकोज कहाँ से लेता है? प्लांट सेल के अंदर होता है एक और ऑर्गेनेली जिसे हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, इसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, ग्लूकोज बनाता है। तो यहाँ पे ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है प्लांट सेल में, जो फोटो ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स हैं। तो यहाँ पे ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। ग्लूकोज यहाँ से इस क्लोरोप्लास्ट से निकल के साइटोप्लाज्म में आ जाता है, और साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है 3-पायरोवेट में, 3-पायरोवेट में। यानी ग्लूकोज का जो फार्मूला हम लिखते हैं C6H12O6, तो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में 6 कार्बन होते हैं। तो ये 6 कार्बन जो है ब्रेक डाउन होके 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन जो है ग्लूकोज के ब्रेक डाउन हो जाते हैं 2 हिस्सों में, यानी यहां से बॉन्ड टूट जाता है और हमारे पास 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, जिसे हम पायरोवेट बोलते हैं। और ये मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 2, एक ये है और दूसरा ये, 3 कार्बन के। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस एनएरोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन दोनों में होता है। ग्लाइकोलाइसिस से जो 2 पायरोवेट बन गए हैं 3 कार्बन के, अब ये एक यूकैरियोटिक सेल में, सपोज हमने कोई प्लांट सेल लिया है, अब ये 3 पायरोवेट जाएंगे यहां से इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये कुछ इस तरह चक्की में पिसेंगे। इस जो मैट्रिक्स में चक्की होती है इसको हम क्रेब्स साइकिल बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में ये 3 पायरोवेट के मॉलिक्यूल पीस के हमें कुछ एटीपी दे देंगे, कुछ एटीपी के मॉलिक्यूल दे देंगे, कुछ हायर एटीपी के मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि FADH और जैसे कि NADH। लेकिन ये FADH और NADH इसको सेल यूज नहीं कर सकता। पहले हम इन FADH और NADH को पीसेंगे किसी और चक्की में, उनसे हम एटीपी बनाएंगे, फिर उसी एटीपी को सेल यूज करेगा। अब क्रेब्स साइकिल में जो FADH और NADH और कुछ मॉलिक्यूल एटीपी के बन गए हैं, तो ये जाएंगे इस इनर मेम्ब्रेन पे। इनर मेम्ब्रेन पे कुछ प्रोटीन्स के कंपाउंड लगे होते हैं जिसे हम कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं। 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं एक सिस्टम में। इसी तरह बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, यानी बहुत सारे सिस्टम होते हैं, ऐसे 5-5। इन फोर्स को जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, इनको सिस्टर्नी बोला जाता है। इन सिस्टर्नी पे यानी इस मेम्ब्रेन पे ये कंपाउंड्स लगे होते हैं और यहाँ पे FADH और NADH आके इलेक्ट्रॉन्स खेलते हैं और यहाँ से ATP बनाते हैं। फिर यही ATP जो है सेल अपने लिए यूज करता है
बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उनको मेंटेन करने के लिए यूज होता है, और जो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज होती हैं वहां पे भी ये एटीपी को यूज करता है। ए ग्लूकोज यानी C6H12 और O6 से इनकी ब्रेकडाउन होगी, और जो एरोबिक रिस्पिरेशन है यानी जिस सेल में, जो प्लांट सेल है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, यहाँ पे ग्लूकोज की कंप्लीट ब्रेकडाउन होगी, यानी ये बॉन्ड जो है ये कंप्लीटली ब्रेकडाउन होंगे। इस कार्बन से CO2 जो है इस CO2 की फॉर्म में उड़ जाएंगे और इस बॉन्ड से एनर्जी बनेगी। और टोटल जो यूकैरियोटिक सेल हैं उनमें एक ग्लूकोज से 38 एटीपीज बनेंगे। 38, यहाँ पे लिख लेती हूँ, 38 एटीपीज बनेंगे एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन से। तो बच्चों ये तो था एक प्लांट का सेल। अगर हम एनिमल सेल लें तो एनिमल्स तो खुद से ग्लूकोज नहीं बना सकते, तो एनिमल सेल्स के अंदर क्या होता है, वो सबस्ट्रेट यानी ग्लूकोज, प्रोटीन्स, फैट्स कहाँ से लेता है। तो बच्चों हम जो खुराक लेते हैं, हम बाहर से ग्लूकोज लेते हैं, बाहर से प्रोटीन्स खाते हैं और बाहर से ही फैट्स खाते हैं। तो ये हमारे जो हम डाइजेस्ट इनको कर लेते हैं, तो इनका जो ग्लूकोज होता है वो हमारे ब्लड में शामिल हो जाता है, और ब्लड जब हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है और हर एक सेल को वही ग्लूकोज प्रोवाइड करता है। ब्लड में जस्ट ऑक्सीजन नहीं होता, ब्लड में डिफरेंट चीजें होती हैं, यानी ग्लूकोज भी ब्लड में सर्कुलेट करता है और उसी सेल को जाता है जहाँ पे ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है। रिक्वायरमेंट तो हर एक सेल के लिए ही होती है। तो इसी तरह एक एनिमल सेल्स जो है वो बाहर से ग्लूकोज खा के, प्रोटीन्स खा के, फैट्स खा के इनको ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके एटीपी बना लेता है। ऑक्सीजन कहाँ भी यूज होता है? ऑक्सीजन जो है साइटोप्लाज्म में यूज नहीं होता। साइटोप्लाज्म के प्रोसेस को जहाँ पे ग्लूकोज 3 पायरुवेट में टूटता है, इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। और ये 3 पायरुवेट जब इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यानी जो मैट्रिक्स है उसमें चले जाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। क्रेब्स साइकिल से जो NADH, FADH मॉलिक्यूल्स बन गए हैं, ये चले जाते हैं इनर मेम्ब्रेन पे, इनर मेम्ब्रेन के पास। इनर मेम्ब्रेन में जो साइकिल या जो चेन चलता है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यानी एक ग्लूकोज के ब्रेकडाउन होने में 3 साइकिल चलते हैं। एक है ग्लाइकोलाइसिस जो कि साइटोप्लाज्म में होता है, एक है क्रेब्स साइकिल जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है, और एक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो कि इनर मेम्ब्रेन पे कुछ लगे कंपाउंड्स में होता है। तो बच्चों अब आते हैं एरोबिक रिस्पिरेशन की तरफ। ये सपोज एक कोई सा भी मोनेरा है, मोनेरा की सेल के बाहर होता है सेल वॉल। अब इस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं है, तो ये ग्लूकोज को कैसे ब्रेक डाउन करे, क्योंकि हर सेल को एनर्जी की जरूरत होती है। तो यहाँ पे जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को ये ब्रेक डाउन करेगा। ना तो माइटोकॉन्ड्रिया है इनके पास, ना ही ऑक्सीजन को ये यूज करता है, तो इसने ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया पायरुवेट में। पहले ये पायरुवेट में इनको ब्रेक डाउन करेगा। 3 पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, यानी 3 कार्बन के। अब ये पायरुवेट कुछ प्रोकैरियोटिक सेल में आगे जाएगा और बनाएगा लैक्टिक एसिड, और कुछ प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये 3 पायरुवेट आगे जाके इथानॉल बना लेता है, इथानॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यानी जो हम ब्यूरेस बनाते हैं, जो हम शराब बनाते हैं, या जो हम खमीर बनाते हैं, जो आटा खमीर होता है और जो स्वेल होता है, वो किस वजह से होता है? वो यीस्ट की वजह से, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। कार्बन डाइऑक्साइड जब उड़ता है तो वो आटा जो है वो स्वेल हो जाता है। तो इसी तरह जो एरोबिक रिस्पिरेशन है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हुई, लेकिन ग्लूकोज जो है ये कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हुआ, यानी इनके जो 6 कार्बन्स है ये कंप्लीटली ब्रेकडाउन नहीं हुए। इनसे बने लैक्टिक एसिड, और या कुछ सेल में
कुछ प्रोकैरियोटिक सेल में इथेनॉल। और यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो एनर्जी बनती है ग्लूकोज से वो है 2 ATP, जो कि बहुत ही कम है एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल के अंदर। प्रोकैरियोटिक सेल चूंकि प्रिमिटिव सेल्स हैं, उनको इतने काम नहीं करने पड़ते, तो वो गुजारा कर लेते हैं N2 ATP पे, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल हैं उनको बहुत ज्यादा काम करने पड़ते हैं। उनका जो काम चलता है वो एक ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके 38 ATPs निकालते हैं। तो बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया का इसके अलावा और क्या फंक्शन है? माइटोकॉन्ड्रिया के ल्यूमेन में कैल्शियम भी होता है, कैल्शियम आयंस भी पाए जाते हैं। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया की ये भी खूबी है कि एक माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये डिवाइड होके 2 माइटोकॉन्ड्रिया बना सकता है, 2 माइटोकॉन्ड्रिया बना सकता है। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का जो तीसरा फंक्शन है वो है एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस क्या है? यानी सेल प्रोग्राम डेथ, यानी सोचे समझे मंसूबे के तहत अपने सेल को किल करना, डेथ करना। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक साइटोक्रोम C एंजाइम होता है। जब इसको लगता है कि कुछ जो है कैंसरियस सेल बनने वाले हैं या कुछ जो है सेल ने गलत कर लिया है, तो ये साइटोक्रोम C को रिलीज कर लेता है और साइटोक्रोम C जो है उन कैंसरियस सेल को किल कर देता है। तो ये भी इसका एक अच्छा फंक्शन है। तो बच्चों, ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरे साथ इसी तरह पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को थम्स अप करें, ताकि बर वक्त आप लोगों को मेरी वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।